इसमें हम इकोलॉजी इकोसिस्टम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग लाइव बैठे हैं, हमने पर्यावरण को स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे बताइएगा तुम लोगों की पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? मुझे बताइएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? कमेंट करके बताइएगा जो लोग लाइव है। फर्स्ट के लोग कम ही लाइव आते हैं, याद रखिएगा, फिर भी 2 4 5 लोग तो हमेशा लाइव रहते हैं। तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 15 डिग्री होता है। उसको बनाए रखने में योगदान किसका होता है? तो याद रखिएगा, उसको बनाए रखने में 15 बिल्कुल उतरा रहे हैं। पार्वती का उतरा रहा है 15 डिग्री, सोनू जीवास्वामी का उतरा रहा है, राज का उतरा रहा है, सुबोध का उतरा रहा है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। 15 डिग्री होता है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। याद रखिएगा कि हम आगे बात स्टार्ट कर रहे थे और मैंने आप लोगों को वायुमंडल की बातें की थी। हमने वायुमंडल पर बातें कर ली थी और मैंने मेन बात तो नॉर्मल बातें होती है, हमारी ऊपर चर्चा होगी थी हमारी। वायुमंडल मतलब वायु क्या गैसों का एक समान मिश्रण होता है जिसमें वायु होती है, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। वायु में कौन-कौन सी गैसें किस प्रकार पाई जाती है उस प्रकार हमने चर्चा कर ली थी। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, उसके बाद आर्गन होती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये घटता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है। वायुमंडल में गैसों का घटता हुआ क्रम है। अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा तो CO2 लेस देन हो जाएगी, आर्गन लेस देन हो जाएगी, ऑक्सीजन और लेस देन हो जाएगी नाइट्रोजन। कई बार ये क्रम भी पूछ लेते हैं, घटता हुआ क्रम और वायुमंडल में गैसों का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये भी तुम्हें याद करना है। हमने बातें कर ली थी, तुम्हारे जलवाष्प पर बातें हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड पर भी मेन बातें हमारी हो गई थी। कौन किस-किस को लगता था मुझे बताइएगा? पार्वती आप हमेशा ऑनलाइन रहती है, कोई बात। मुझे उत्तर दीजिएगा, आप लोगों के प्रश्न मैं तुमसे पूछा, किसको लगता था कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी गैस है? किसकी भ्रांति थी दिमाग में कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे बुरी गैस है, इस पृथ्वी लोक की सबसे बुरी गैसों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है? मुझे बताइएगा किस-किस को ये पता था कि वायुमंडल में तुम्हारी जो गैसें होती है, एक मिनट रुकिएगा, मैं फोन थोड़ा साइलेंट कर देता हूं। जल्दी से उत्तर दीजिएगा कि इसमें किस-किसका क्या दिमाग में चल रहा था, किस-किस को लग रहा था कि ये तुम्हारी बुरी गैस है? उत्तर दीजिएगा। पहले वायुमंडल की परतें पढ़ रहे थे, वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे थे हमने और वायुमंडल को हमने 5 परतों में बांट दिया था। 5 परतों में बांट दिया था। हाँ, छोटे थे तब मानते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी गैस है। तो वायुमंडल की संरचना, पार्वती बोल रही हैं, पार्वती मुझे लग रहा है कि आज भी आप मानती थी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी गैस है, याद रखिएगा। तो वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे थे हम, वायुमंडल की संरचना पढ़ रहे थे और वायुमंडल की संरचना में संगठन पढ़ लिया था। वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया था। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया था। 5 परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल का संरचना पढ़ रहे हैं, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, बस केवल मैं ऊपर की बातें बता रहा हूं तुम लोग। पहला है इसमें शोमंडल। मैं अगर यहाँ बना दूं, अगर मैं यहाँ बना दूं, ये पृथ्वी की सतह है, ये सतह है। सतह से अगर मैं 18 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ, 18 किलोमीटर ऊपर जाता हूँ, इतना सतह से 18 किलोमीटर ऊंचाई, लेकिन ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर है, क्योंकि ध्रुव ऊंचाई पर होती है, इस वजह से वो थोड़ी दूरी कम हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, 18 किलोमीटर पर तुम्हारा मंडल आता है, ये पूरा मंडल सतह से 18 किलोमीटर तक है, ये शोभ मंडल है, ये तुम्हारा शोभ मंडल है। 18 से जब मैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा मिलता है समताप मंडल, समताप मंडल मिलता है, याद रखिएगा। ये तुम्हारा समताप मंडल हो गया। 50 किलोमीटर से जब हम ऊपर की ओर चलते हैं लगभग 80 किलोमीटर पर, ये जो 80 किलोमीटर की दूरी आती है, यहाँ पर तुम्हारा एक मंडल आता है जिसको कहते हैं कि मध्य मंडल है, मध्य मंडल है। 80 से जब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि ये आपका आयन मंडल, यहाँ कैसे आयनों के रूप में मिलती है, ये आयन मंडल है। और अंतिम जो तुम्हारा मंडल रहता है, अंतिम जो तुम्हारा मंडल रहता है वो तुम्हारा, अब ये जो अंतिम आता है, ये वाला जो लगभग ऊपर चला गया, इसका ये ऊपर मैं मिटा देता हूं, ये याद रखिएगा। इसके बाद वाला ये जो बहिर्मंडल रहता है, ऊपर तक अंतरिक्ष चला जाता है, ऊपर तक, ये तुम्हारा बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। तो ये कहा, अब सुनना, जब तुम शोभमंडल की बात करते हो, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसमें हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। शोभमंडल में बात कर रहा हूं, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। 165 मीटर पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, कम हो जाता है। और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर पर कम, 1 किलोमीटर पर ये 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये याद रखना है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, 90% वायुमंडल तुम्हारा इसी शोभमंडल में पाया जाता है, इसी शोभमंडल में पाया जाता है। और जितनी मौसमी घटनाएं होती है, आंधी तूफान बादल बारिश, जितनी मौसमी घटनाएं होती है, बिजली कड़कना, सब तुम्हारी यही शोभमंडल में होते हैं। शोभमंडल में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होगा, ये याद रखना है। कितना बढ़े? 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर जाओगे तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, याद रखना। यही कारण होता है, यही कारण होता है। इसमें मून कहां पर है? मून कहां पर है? ये तुम्हारा मून बहिर्मंडल में चला गया, बहिर्मंडल में चला गया। मून पर कौन सा वायुमंडल आ गया है? मून पर कौन सा वायुमंडल आ गया मुझे बताइएगा सोनू जीवा, मून पर कौन सा वायुमंडल है? कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये कहानी है तुम्हारी, जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी वो इसी शोभमंडल में होगी। 90% वायुमंडल तुम्हारा शोभमंडल में पाया जाएगा। आंधी तूफान आना, चक्रवात आना, बारिश होना, बादल बनना, बिजली कड़कना, पक्षियों को उड़ना, सब तुम्हारे शोभमंडल में होता है। शोभमंडल में जब हम ऊपर चलते हैं तो ये समताप मंडल आता है। समताप मंडल में पारा में तापमान समान रहता है, इसलिए समताप मंडल कहा गया है। 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुम जाओगे तो तुम्हें तापमान समान मिलेगा। यहाँ पर तापमान समान होने के कारण ये जो 20 22 25 किलोमीटर तक एरिया होता है, यहाँ पर तापमान समान होने से समताप मंडल। लेकिन इसके बाद ध्यान से सुनना, समताप मंडल की बात कर रहा हूं, मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ध्यान सुनो। यहाँ हाइट अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। समताप मंडल में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ये याद रखना। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है समताप मंडल में, याद रखिएगा। बादल कहां रहते हैं? तो ये तुम्हारे शोभमंडल में रहते हैं। बादल 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रहते हैं, ज्यादातर 8 किलोमीटर तक बादल बनते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जलवाष्प इन्हीं धूल के कणों पर जाकर जब जमा होती है, क्योंकि तुम्हारे वायुमंडल में ऊपरी सीमा में धूल के कण पाए जाते हैं शोभमंडल में, और वहीं पर जब बादलों पर धूल के कणों पर जब जलवाष्प इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये तुम्हारा अब यहाँ पर बादल बन चुके हैं। बादलों का निर्माण 8 से 10 किलोमीटर पर होते हैं, पार्वती याद रखिएगा। बादलों का घर भी कहा जाता है पार्वती, बिल्कुल। अब तुम लोग ज्योग्राफी वाले हो, तुम्हें भी मजा आएगा पढ़ने में, याद रखिएगा। तो इसे बादलों का घर भी कहा जाता है शोभमंडल को। जीवन यहीं पर है, मोस्टली तुम्हारा जीवन मिलेगा शोभमंडल मिलेगा। समताप मंडल में जब तुम 25 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे, यहाँ पूरे मैं पिक तरह से कुछ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, यहाँ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर या पूरे समताप मंडल में तुम्हें यहाँ ओजोन की परत दिखती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। और ये जो ओजोन की परत होती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, कमेंट करके मुझे बताना कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है। तुम लोगों ने सबने जीवन में जीवन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो मुझे बताना कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कारण ओजोन की परत कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। 25 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज्यादा मोटी होती है, हालांकि पूरे समताप मंडल में मिलेगी। लेकिन यही ओजोन अगर तुम्हारी शोभमंडल में आती है तो वो सबसे प्रदूषणकारी गैस बन जाती है, याद रखिएगा। तुम्हारी ओजोन जो होती है शोभमंडल में आती है तो ये
तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। इस वजह से स्मोक पैदा होते हैं। याद रखिएगा, स्मोक पैदा होता है, फोटोकेमिकल स्मोक इसको बोलते हैं। अभी तुम्हारी ओजोन कहां पाई जाए? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल की कहानी हुई। अब जब हम ऊपर चलते हैं, समताप मंडल में ऊपर चलते हैं, मध्य मंडल में, तो यहाँ हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर यकायक कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, नहीं बनाए, बहुत कम, -100 डिग्री या -100 डिग्री सेल्सियस तक क्या तापमान मिलता है हमारे मध्य मंडल में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कैसे कर रहे हो तुम? ये तो ओजोन परत को अपघटित करेगा। मैंने कहा कि ओजोन की परत कौन से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, मेरे प्रश्न ये था। तो मध्य मंडल में तापमान -100 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा वायुमंडल बिल्कुल विरल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर तापमान जो होता है वो यकायक गिरकर -100 डिग्री पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने कहा है कि कौन सी पराबैंगनी किरणें, मैंने ये बोला है पराबैंगनी किरणें ए, पराबैंगनी किरणें बी, पराबैंगनी किरणें सी, इन्हें ये बोला है। आयन मंडल में यहाँ पर कैसे आयनों के रूप में मिलती हैं, और यहीं से आयन मंडल से ही जो तुम्हारी रेडियो तरंगें हुआ करती थी पुराने जमाने में, जो हम बात करते हैं उपग्रहों से, करते हैं उपग्रहों से, लेकिन 2000 से पहले जब हमारे टीवी या रेडियो चलते थे, तो टीवी और रेडियो के लिए जो सिग्नल आते थे वो इसी आयन मंडल से टकरा कर आते थे। तो यहाँ पर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, और यहाँ पर याद रखना हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। यहाँ हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहीं से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यहीं से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। याद रखिएगा, इसी वाले भाग से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो ये है तुम्हारी कुछ वायुमंडल की संरचना में हमने 5 परतों पर बात करनी है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, धरातल से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, जिसमें भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर मिलेगा, ध्रुव पर यह 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की बातें अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या कमेंट करके बताइएगा कि क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को तो आता होगा, क्योंकि मोस्टली तुम आर्ट के स्टूडेंट हो, और आर्ट के स्टूडेंटों की बातें आती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की या क्षोभ मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, ध्यान से सुनना। धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई, 18 किलोमीटर में से अगर बात करूं तो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर होती है लगभग 8 किलोमीटर। ये धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई। यहाँ हाइट बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर, मुझे बताइएगा क्या मैं लिखाऊंगा ये? मुझे बात बताना क्या मैं लिखाऊंगा तुम लोगों को ये बातें, या तुम लोग आराम से कर भी सकते हो। आर्ट के जो लोगों, तुम लोगों को साइंस वालों को भी आता है, आर्ट वालों को भी आता है, ये तो बहुत आसान। सुनो, मुझे बताइएगा आपका क्वेश्चन क्या है? क्या मैं ये तुम्हें लिखाऊंगा बातें? मुझे बताना कमेंट करके, क्या मैं लिखाऊंगा एक बात तुम लोगों को? या ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, मतलब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, कम, तथा 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। यही तो कहानी है कि तुम सिरोही में जाते हो तो तुम्हें गर्मी का अनुभव होता है, लेकिन तुम माउंट आबू चले जाते हो। मत लिखाओ, बिल्कुल सोनो जी, मैंने लिखा शॉर्ट में लिखा लिया, बिल्कुल लिख लिया होगा तुम लोगों को ये कहानी शॉर्ट में। यहाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को आराम से आता भी है ये, तो मैंने वहीं पर अगर सारी बातें यही लिखवा दूं तुम लोगों को कहानी के रूप में, तो तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो तुम लोगों को लिख लेना कि ये सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, सारी की सारी मौसमी घटनाएं यही होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं। अब मौसमी घटनाओं में सारी आगे बादल बनना, बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना, ये सब तुम्हारी इसी में मौसमी घटनाएं यही होती हैं, ये घटनाएं होती हैं। ओजोन की परत पाई जाती है यहाँ पर, ये 25 से 32 किलोमीटर पर ज्यादा होती है, 25 से 32 किलोमीटर लिख लेना तुम लोग, तो ये बात तुम आराम से लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ओजोन की परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तुम्हारे सामने, यहाँ मैंने लिखवा दिया तुम लोगों को कहानी के रूप में, आराम से लिख लिया तुम लोगों ने। मुझे लगता है कि तुम लोग आराम से लिख सकते हो, तुम्हारा पढ़ा हुआ है, लिख दो, मुझे लगता है तुम लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई इसमें। तो याद रखिएगा, ये आराम से तुम लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट बातें मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ तुम लोगों को यहाँ पर, ये कहानी लिख लेना। मौसमी घटनाएं, तुम लोग इसको पढ़ा कर लिखना, मौसमी घटनाएं होती है यहाँ, मौसमी घटनाएं होती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ सीमा, ये याद रखना, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत क्षोभ सीमा कहलाती है, याद रखिएगा, क्षोभ सीमा कहलाती है। क्षोभ सीमा से मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं, ऊपरी परत जिसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं। तो ये सारी कहानी याद रखना, क्षोभ मंडल में इसी बात तुम्हें याद होनी चाहिए। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, यही कारण है कि सिरोही में तुम्हें गर्मी लगेगी, तो माउंट आबू चले जाते हो तो वहां पर तुम्हें ज्यादा ठंड का अनुभव होता है, उससे ठंड का अनुभव होता है। याद रखिए, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो ये तुम्हारी क्षोभ सीमा जो होती है वो बिल्कुल ऊपरी परत होती है, ध्यान देना। कौन आ गया था? तो ये तुम्हारी क्षोभ मंडल वाली बात, ये है तुम्हारी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच वाला ये वाला जो हिस्सा होता है, हल्का सा क्षोभ मंडल का, और इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। और ये क्षोभ सीमा इसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है, ये याद है। बस इतना सा तुम लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला समताप मंडल, दूसरा इसमें तुम्हारा समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। ये देखो क्या है, तो धरातल से लगभग ये धरातल से कौन आ रहा है, धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, याद रखो, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना, धरातल से 50 किलोमीटर है। हाइट बढ़ेगी प्रारंभ में हाइट बढ़ने पर तापमान में कोई बदलाव नहीं होता, तापमान में कोई बदलाव नहीं। 18 से 22 किलोमीटर पर कोई बदलाव नहीं आता, शुरुआत 4-5 किलोमीटर पर कोई बदलाव, तापमान में कोई बदलाव नहीं। समताप मंडल इसे कहा जाता है,
22-23 किलोमीटर के बाद या 22 किलोमीटर के बाद 22 किलोमीटर के बाद ध्यान से सुनना, हाइट बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। लगभग 22-23 या 24-25 किलोमीटर के आसपास में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है। याद रखना, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। शुरुआत में तापमान बराबर रहता है, 22 किलोमीटर के बाद हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, कौन सी पराबैंगनी किरणें भाई? तो अल्ट्रावायलेट बी, याद रखना, अल्ट्रावायलेट बी। इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट बी। ध्यान से सुन लेना, अल्ट्रावायलेट बी वो होती है जो हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट ए पृथ्वी पर आती है, अल्ट्रावायलेट सी अंतरिक्ष में रह जाती है। 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट होती है, ए सी बी। ए सी अंतरिक्ष में रह गई, बी ओजोन के द्वारा रोक ली गई और ए पृथ्वी पर आती है तो त्वचा पर गिरती है, त्वचा विटामिन डी बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी हानिकारक होती है? तो अल्ट्रावायलेट बी। सी कभी आई नहीं पाती, पृथ्वी पर अंतरिक्ष में रह जाती है। और फिर कौन? तो याद रखिएगा, तुम्हारी अल्ट्रावायलेट ए ये पृथ्वी पर आएगी और तुम्हारे अंदर विटामिन डी का निर्माण करेगी। तो लिखना जैसे क्या लिखा है सोनू जीवा, क्षोभ मंडल में का इंग्लिश में या कुछ और का है, क्या लिखा है समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा, जैसे क्षोभ मंडल का क्या लिखा पूरा कमेंट में देख नहीं पाया आपका। अल्ट्रावायलेट बी को रोकती है। अगर ये आगे पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, याद रखना, पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा इस पर जीवन कभी संभव नहीं हो पाएगा, रोकती है। अतः इसे पृथ्वी का छाता कहते हैं, पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं, कवच कहते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं, पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये तुम्हारी ओजोन की परत होती है। बाकी ओजोन की बात हम ओजोन अपग्रेड में करेंगे जब मैं पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाऊंगा। अभी तो इतना याद रखो कि ओजोन की परत पाई जाती है तुम्हारी क्षोभ मंडल, और ये अच्छी ओजोन है, अच्छी ओजोन है। अगर यही ओजोन तुम्हारी क्षोभ मंडल में आ जाए तो वो तुम्हारी पूरी ओजोन कहलाएगी, याद रखिएगा, पूरी ओजोन कहलाएगी। इंग्लिश में नेम याद करने हैं क्या? बिल्कुल करने पड़ेंगे भाई आपको। सोनू जीवा स्ट्रेटोस्फीयर वाला डायरेक्ट आ सकता है, आ जाते हैं इंग्लिश वाले, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, याद रखिएगा, पढ़ने ही पड़ेंगे। तो समताप मंडल की कहानी पढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर प्रारंभ में बराबर रहता है, लेकिन जैसे जैसे याद रखिएगा हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, याद रखिएगा। ये तुम्हारा क्षोभ मंडल होता है, ध्यान सुनिए। जो तुम्हारा समताप मंडल होता है, नोट लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। समताप मंडल में सीरस बादल नजर आते हैं, सीरस बादल नजर आते हैं, सीरस बादल, बादल जैसी सतह नजर आती है, सीरस बादल नजर आते हैं, जिन्हें मदर क्लाउड ऑफ पर्ल कहा जाता है, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पर्ल क्लाउड कहा जाता है। बादलों जैसी संरचना नजर आती है, बादल नहीं होते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कहां पाई जाती है तुम्हारे? तो याद रखिएगा, ये पाई जाती है तुम्हारे समताप मंडल में। इसके बाद तीसरा आता है तुम्हारा मीसोस्फीयर या मध्यमंडल। मध्यमंडल आता है, और मध्यमंडल में अगर बात करूं मीसोस्फीयर की बात अगर हम करें तो ध्यान सुनना, मध्यमंडल क्या है? ये धरातल से उसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई ये 80 किलोमीटर तक होती है, ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर यकायक कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। यहाँ -100 डिग्री तक तापमान पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। बस इतनी सी बात में याद रखिए, पाया जाता है। एक बात में याद रखना, समताप मंडल में जब यहाँ पर तापमान समान रहता है, तापमान समान रहता है ना, कोई बदलाव नहीं होता। बराबर हाइट बढ़ने पर तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। तो यहीं पर तुम्हारे हवाई जहाज या जेट विमान उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज या जेट विमान कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल की सीमा में, जहां तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है। यहीं पर आप लोगों के बिल्कुल हिंदी में भी आएगा, क्यों सर हिंदी में भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। कई बार डायरेक्ट इंग्लिश डाल देता है, याद रखिएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इंग्लिश वाला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो यहीं पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं और जेट विमान, बदलाव नहीं। समताप मंडल है, यहीं पर हवाई जहाज, याद रखना, हवाई जहाज तथा जेट विमान उड़ाए जाते हैं, जेट विमान उड़ाए जाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि यहीं पर तुम्हारे ये चीजें उड़ाई जाती हैं। अब आगे बढ़ा बातों को ध्यान से सुन सकेगा। मध्यमंडल में सीधी सी बात याद रखिएगा तुम लोग। इसके बाद चौथा तुम्हारा आयन मंडल, और आयन मंडल को हम कहते हैं आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर क्या है? यहाँ ये देखो, ऊंचाई मिलेगी तुम्हें 400 किलोमीटर तक, ऊंचाई धरातल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ हाइट बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, और तापमान कितना? 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखिएगा। यहाँ गैसें आयनों के रूप में पाई जाती है, यहाँ गैसें आयनों के रूप में मिलती है, आयनों के रूप में पाई जाती है, आयनों के रूप में पाई जाती है, याद रखिएगा, आयनों के रूप में पाई जाती है। यानी गैसों का यहाँ आयन हो जाता है, क्योंकि इतना अधिक तापमान होता है कि यहाँ पर गैसों आयनों के रूप में मिल जाती है। यहीं से या इसी मंडल से, लिखिएगा, इसी मंडल से रेडियो तरंगे टकराकर पृथ्वी पर लौटती है, ये याद रखना। ये हो गया तुम्हारा आयन मंडल। और अंतिम आ गया बहिर्मंडल। तो लिखना 400 किलोमीटर से ऊपर का भाग, जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, वो तुम्हारा क्या है? बहिर्मंडल है। यहाँ हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो ये 5 परतें आपको। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? हेलीकॉप्टर उड़ता है तुम्हारा क्षोभ मंडल में, पार्वती क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। लेकिन हवाई जहाज और तुम्हारा जो जेट विमान होते हैं उनको हम उड़ाते हैं समताप मंडल में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो शॉर्ट में बात लिखी है ये तुम लोगों को समझ में आई हो। 2 बातें नोट डाल के लिख रहा हूँ, नोट में लिख रहा हूँ, ध्यान सुन ले। एक होता है सममंडल में कौन कौन आते हैं? तो क्षोभ मंडल प्लस में समताप मंडल और प्लस में तुम्हारा इसमें मध्य मंडल। इन तीनों को कहते हैं हम, याद रखना, तुम्हारा सममंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये तुम्हारा सममंडल होता है, याद रखिएगा। यहाँ गैसों का अनुपात समान रूप से पाया जाता है, और इसीलिए इसे सममंडल कहा जाता है।
इसीलिए इसे सममंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैसों का जो अनुपात में मिलेगा, जितना अनुपात हम पढ़ करके क्षोभ मंडल में, उसी अनुपात मध्य मंडल में मिलेगा, उसी अनुपात समताप मंडल में मिलेगा, उसी अनुपात क्षोभ मंडल। गैसों के अनुपात में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसे सममंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। एक होता है तुम्हारा विषम मंडल, और विषम मंडल में शामिल होते हैं तुम्हारे आयन मंडल, आयन मंडल प्लस में तुम्हारा यहां आ जाएगा बहिर्मंडल, ये तुम्हारा बहिर्मंडल। इन दोनों को मिला दे तो ये बन गया तुम्हारा विषम मंडल। और जो विषम मंडल होता है, इसलिए इसे विषम कहते हैं, ये 80 किलोमीटर से ऊपर का भाग, से ऊपर का भाग होता है। और यहां गैसों का अनुपात एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। यहाँ गैसों का अनुपात एक समान नहीं होता है, इसलिए विषम मंडल है, विषम है। जहां तक गैसों का अनुपात समान होगा वो सममंडल है। सममंडल में कौन आ गया? क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। इन तीनों में गैसों का अनुपात समान मिलता है, इसलिए वो सममंडल है। और यहाँ पर गैसों का अनुपात समान नहीं मिलता है, इसलिए विषम मंडल होता है, याद रखिएगा। तो ये सममंडल और विषम मंडल की कहानी भी तुम लोगों को आनी चाहिए, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं तुम्हारा जीव मंडल की। अब मैं जीव मंडल पढ़ा रहा हूं, और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी दो बातें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जीव मंडल जीवों से मिलकर बना मंडल, जीवों से मिलकर बना है। जीव मंडल में जैविक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। जीव मंडल की बात ना करके डायरेक्ट चलता हूं कि जीव क्या है, जीव क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीव की, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, जो गति करता है, जिनमें जनन के द्वारा बच्चे पैदा करने की ताकत होती है, वो जीव है। वो याद रखना, जीव है, याद रखिए। अगर तुम्हें कोई कहे कि जीव क्या है, तो याद रखिएगा जीव, जिसको सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, वो सब तुम्हारे जीव है, याद रखिएगा। जीवों की खास बात ये होती है कि तुम्हारा जो जीव होता है, वो याद रखिएगा, ये पारिस्थितिकी आधारभूत इकाई होती है, और इसी के साथ तुम्हारा अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करेंगे तुम्हारे जीव मंडल पर, और यही तुम्हारा सिलेबस का टॉपिक है, जीव मंडल, जहां पर तुम्हारे जैविक और अजैविक घटक आते हैं, जैविक प्लस अजैविक घटक, ये तुम्हारा जीव मंडल बनाते हैं। जहां पर जीवन संभव होता है, जिसमें स्थल मंडल आ गया, जल मंडल आ गया, वायुमंडल, तीनों में ही तुम्हारा क्या पाया जाता है? जीवन। ये तीनों मंडल मिलकर तुम्हारा जीव मंडल है। जीव मंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीव क्या है। जीव यह पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई होती है, यह पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई होती है। किसी भी जीव की अगर बात करें तो जो उसका पर्यावरण से अध्ययन करेंगे, उसी जीव के आधार पर करते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी की जो आधारभूत इकाई होती है, वो क्या है भाई? वो जीव होता है, और इसी का हम पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसी का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो जीव क्या है? जो वृद्धि करता है, जो सांस लेता है, गति करता है, जनन के द्वारा बच्चे पैदा करने की ताकत, वो जीव है। तो तुम्हें अगर कोई पूछे कि पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई क्या है, तो जीव है, इंडिविजुअल है। और इसी जीव का हम उसके वातावरण से संबंधों का अध्ययन करते हैं कि वो इस वातावरण से कैसे क्रिया कर पाता है, कैसे उसमें जीवित रह पाता है, उसमें क्या क्या अनुकूलन विकसित हो जाते हैं पर्यावरण के अनुसार। तो इसी का अध्ययन करेंगे। पहला जीव क्या है। दूसरा ध्यान रखना कि जाति क्या है, जाति स्पीसीज क्या है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस जाति क्या होती है, स्पीसीज क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा कि जाति क्या है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, कमेंट करिए और बताइए कि जाति क्या है, मुझे बताना होगा जल्दी से। जाति क्या है, जनसंख्या क्या होती है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ये सब चीजें क्या, जाति क्या, मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। कास्ट, सोनू जीवा, कास्ट जाति हद हो गई। मैं पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में जाति पूछ रहा हूं, आप सामाजिक तौर पर बता रही हैं कि कास्ट को जाति कहते हैं। नस्लें नहीं भाई, जाति का तरीका थोड़ी होता उत्तर देने का। भाई जाति क्या है, जाति क्या है मुझे बताइए। आकार के रूप से समान जीवों का समूह जिनमें आपस में प्रजनन हो, जिनमें आपस में प्रजनन हो, वो तुम्हारे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आकार के रूप से अवधारणा दी थी जॉन रे ने जाति की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर पर्यावरण पढ़ते हो जाति अवधारणा दी है जॉन रे ने। अगर तुझे पूछे कि जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, सबसे पहले तो जॉन रे ने दी थी, याद रखिएगा। अलग अलग जीवों की पहचान जाति होती है, सुबोध नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। एक भाषा, एक विचार रखने वाले समुदाय का हिस्सा। बहुत गलत उत्तर दिया है पार्वती आपने भी। जाति विज्ञान में या पर्यावरण में जाति क्या है, परिभाषा दी है इसकी मेयर ने। अभी परिभाषा देख लेना, फिर तुम लोगों को पता लगेगा। परिभाषा दी है तुम्हारे मेयर ने। जाति क्या है, आकार की रूप से, आकार की मतलब आकार में समान, आकार के रूप से समान जीवों का समूह है, समान जीवों का समूह है जिनमें आपस में प्रजनन होता है, आपस में प्रजनन होता है, ध्यान रखिएगा, आपस में, जिनमें आपस में प्रजनन होता है तथा वे जनन क्षम में बच्चे पैदा करते हैं। जनन क्षम में मतलब फर्टाइल, फर्टाइल जनन क्षम में बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जनन क्षम में बच्चे पैदा करते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो अवधारणा जॉन रे ने दी, परिभाषा मेयर ने दी। आकार के रूप से समान जीवों का समूह है जिनमें आपस में प्रजनन होता है तथा वे जनन क्षम में बच्चे पैदा करते हैं, एक ही जाति के होते हैं। ध्यान से सुनना, आकार की अलग अलग जीवों का पहचान, ये नहीं भाई उत्तर क्या दोगे तुम। आकार के रूप से समान जीवों का ऐसा समूह जिनमें प्रजनन होता है, जिनमें एक नर होता है, एक मादा होती है, जिनमें आपस में प्रजनन होगा, और जनन क्षम में मतलब होता है फर्टाइल। ऐसे बच्चे जो आगे भी बच्चे पैदा करने की ताकत रखेंगे, एक ही जाति के कहलाते हैं। जनन क्षम में बच्चे पैदा करते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं, एक ही जाति के कहलाते हैं, याद रखिएगा, एक ही जाति के कहलाते हैं। एक कहलाते हैं जैसे मानव, मानव एक जाति सूचक शब्द है, जैसे घोड़ा, गधा, कुत्ता, आम, खिजड़ी आदि, ये जाति सूचक शब्द है जिनमें एक नर होता है, एक मादा, आकार के रूप से समान जीवों का समूह जिनमें आपस में प्रजनन होता है, और वो आगे ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो आगे भी बच्चे पैदा करने की ताकत रखते हैं, वो एक ही जाति के होते हैं। तो याद रखिएगा, एक ही जाति के होते हैं। अलग अलग जीवों की पहचान,
जाति नहीं है, याद रखिएगा। तो एक ही जाति उसे कहेंगे जिनमें बच्चे पैदा करने की ताकत और वो बच्चे आगे भी बच्चे पैदा करें। तो आम एक जाति सूचक शब्द होता है, मानव एक जाति सूचक शब्द है, घोड़ा एक जाति सूचक शब्द है, गधा एक जाति सूचक शब्द होता है। घोड़े में नर घोड़ा और मादा घोड़ा होता है, याद रखिएगा। घोड़ा और घोड़ी नहीं होता विज्ञान में, याद रखना। गधा और गधी नहीं होते, याद रखिएगा। इनमें नर और मादा गधा होता है, याद रखिएगा ये बात तुम लोग, नर गधा और मादा गधा। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता, क्या खच्चर एक जाति है? क्या खच्चर एक जाति है? क्या मुझे उत्तर दीजिएगा इसका, क्या खच्चर एक जाति है? उत्तर दीजिएगा, क्या खच्चर एक जाति है? क्या हिन्नी एक जाति है? हिन्नी अगर तुमने सुना हो, या लाइगर शब्द तुमने सुना होगा, लाइगर, क्या लाइगर एक जाति है? या खच्चर या हिन्नी क्या ये एक जाति सूचक शब्द है? उत्तर दीजिएगा मुझे, क्या खच्चर एक जाति सूचक शब्द है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है जीवन में तो मुझे बताना कि क्या ये एक जाति सूचक शब्द है। उत्तर दीजिएगा जल्दी से, इसका ऐसे नहीं चलेगा काम। मुझे उत्तर देना कि क्या हिन्नी एक जाति है, खच्चर एक जाति सूचक शब्द है। लाइगर तुमने सुना होगा, जल्दी उत्तर दीजिएगा। पता नहीं सर, हमेशा यही उत्तर आता है, नहीं 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 है। बिल्कुल उत्तर खच्चर एक जाति इसलिए नहीं है क्योंकि खच्चर जो पैदा होता है तो उसमें, याद रखिएगा, खच्चर पैदा करने के लिए नर गधा होता है, नर गधा, इसका क्रॉस करवाया जाता है मादा घोड़ी के साथ, मादा घोड़ा, घोड़ा मादा घोड़ा, इनमें आपस में जब प्रजनन होता है तो एक ऐसे जीव पैदा होता है जिसमें आगे बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं होती है। आगे बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो क्या है, एक जाति सूचक शब्द नहीं है। खच्चर में आगे बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं है, इसलिए वो खच्चर जो है वो एक जाति सूचक शब्द नहीं है, याद रखना। इसी प्रकार अगर मैं नर घोड़ा लिया जाए, नर घोड़ा और मादा गधा लिया जाए तो इसमें जो पैदा होते हैं, याद रखिएगा, इससे जो पैदा उसे हिन्नी कहते हैं, हिन्नी। और हिन्नी बिल्कुल छोटी होती है और ये आगे बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं रखती है, इसलिए ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। जाति उसको कहेंगे जिनमें समान जीवों का ऐसा समूह होता है जिनमें आपस में प्रजनन होगा नर और मादा में, और ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो आगे भी बच्चे पैदा करने की ताकत रखते हैं, वो एक जाति के होते हैं। खच्चर, हिन्नी, लाइगर। लाइगर में लॉयन होता है, लॉयगन होता है और टाइगर होता है। नर लॉयन और मादा टाइगर का जब क्रॉस करवाया जाता है जिससे जो बच्चा पैदा होता है लाइगर कहा जाता है। लाइगर भी आगे बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं रखता, इसलिए लाइगर कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। जाति उसे कहेंगे जैसे केजरी है, केजरी के अंदर केजरी जाति सूचक शब्द होता है और केजरी में भी आगे वृक्ष पैदा करने की, आगे संतति बढ़ाने की, आगे बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। केजरी में नर और मादा फ्लावर बनते हैं, नर और मादा जन्नाग होती है एक ही पौधे में, उनमें आपस में क्रॉस होता है, वो आगे बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे बीज बनता पैदा करते हैं जो आगे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो जहां पर आगे जीवन को बढ़ाने की संभावना होती है वो एक ही जाति के होते हैं, याद रखिएगा। तो लाइगर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो खच्चर एक जाति सूचक शब्द नहीं है क्योंकि इनमें आगे बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं होती है। तो मैं लिख देता हूं यहां नोट लाकर, खच्चर। तो खच्चर में मादा घोड़ा वह नर गधे का संकरण होता है, इस संकरण से पैदा होता है, इस संकरण से पैदा होता है खच्चर। हिन्नी, हिन्नी जो होती है वो नर घोड़ा वह मादा गधा होता है इस संकरण से। और लाइगर नर लॉयन वह मादा गधा, मादा टाइगर के संकरण से। खच्चर, हिन्नी, लाइगर जाति सूचक शब्द नहीं है, जातियां नहीं होती है, जातियां नहीं है क्योंकि ये आगे संतति पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे संतति पैदा नहीं कर सकते और इस वजह से इन्हें आप लोग जाति नहीं कहोगे। तो उम्मीद करता हूं कि जाति वाला शब्द तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा ना कमेंट करना क्या चल रहा है। चलिए अब इसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक शब्द और लिख रहा हूं यहां, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या, उत्तर दीजिएगा कि जनसंख्या क्या है। एक ही आवास क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह है। एक ही आवास क्षेत्र में, एक आवास क्षेत्र में, एक आवास क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह है, एक ही प्रकार के जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जीवों का समूह है। जनसंख्या कहलाता है, याद रखना, जनसंख्या कहलाता है। अगर एक स्थान पर एक ही प्रकार के जीव अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो जनसंख्या है। जैसे एक कमरे में अगर मानव के बहुत सारे लोग एक मानव एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो मानव की जनसंख्या हो गई। अगर तुम किसी भैंसों के बारे में जाते हो तो भैंसों की जनसंख्या हो गई, गायों के बारे में जाते हो तो गायों की जनसंख्या हो गई, याद रखिएगा। एक स्थान विशेष पर अगर एक ही प्रकार के जीव निवास करने लग जाते हैं तो वो एक ही जनसंख्या के होते हैं, याद रखिएगा। उसे जनसंख्या में एक ही प्रकार के एक ही जाति के जीवों को गिनते हैं, याद रखिएगा, एक ही जाति के जीवों को गिनते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जनसंख्या में हम एक ही प्रकार की जाति के जीवों को गिनते हैं, याद रखना, जीवों को गिनते हैं। तो एक ही प्रकार के जीवों का समूह, आकार के रूप से समान जीवों का समूह जिनमें आपस में प्रजनन होता है वो कहलाएगा तुम्हारा, याद रखिएगा, जाति। और अगर एक ही जाति के बहुत सारे जीव अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए, एक ही प्रकार के जीव अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो वो तुम्हारी जनसंख्या है। और अगर बहुत सारी जनसंख्या एक स्थान पर हो तो उसे कहेंगे समुदाय है। ये समुदाय क्या होता है ध्यान से सुनना। तो एक से अधिक प्रकार की जनसंख्या अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए तो वो तुम्हारा समुदाय कहलाएगा। अगर तुम पूछे कि समुदाय क्या है तो याद रखिएगा, एक आवासीय क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय कहते हैं, याद रखना। अगर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां एक जगह इकट्ठी हो जाए तो वो तुम्हारा समुदाय है। तो जीव क्या है? जीव क्या है ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं जीव की तो ये पारिस्थितिक आधारभूत इकाई होती है और इसी का हम पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करें। जाति क्या है? एक ही प्रकार के जीवों का ऐसा समूह जिनमें आपस में प्रजनन हो और जो जन्म समय बच्चे पैदा करे। खच्चर, लाइगर, हिन्नी ये कभी भी जाति सूचक शब्द नहीं होते क्योंकि आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो एक ही प्रकार के जो
अगर मैं बात करूं यहाँ जनसंख्या की, तो एक आवास क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह है, या एक ही प्रकार के जीवों के, या मैं एक ही जाति के जीवों का समूह है, पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह है, या एक ही जाति के जीवों का समूह, एक ही जाति के जीवों का समूह, एक ही जाति के जीवों का समूह है। ये याद रखिएगा तुम लोग, जनसंख्या में हम एक ही प्रकार की जाति के जीवों को गिनते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। समुदाय क्या है? अगर बहुत सारी जनसंख्या के जीव इकट्ठे हो जाए तो हमारा समुदाय कहलाता है। तो एक आवासीय क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न प्रजातियों के समूह को समुदाय कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं जो आप लोगों को याद रखनी है इकोलॉजी इकोसिस्टम से पहले। इसके बाद में अगर बात करूं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो ध्यान सुनना, ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये सब मिलकर तुम्हारा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। तो अब तुम्हारे जो समुदाय में विभिन्न जातियां भी आ गई, और इसमें मैं बहुत सारे जीवों के अंदर यदि मैं अजैविक घटक मिला दूं तो मिलकर बना तंत्र क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा भाई? जैविक तथा, जी तो आएंगे सारे, जैविक तथा अजैविक घटकों के मिलने से बना तंत्र, अजैविक घटकों के मिलने से बना तंत्र, मिलने से बना तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या भाई? अगर तुम लोग जीवों के साथ साथ अजैविक घटकों को भी मिला देते हो, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, चाहे वो जंतु, अगर उनमें तुम बहुत सारे अगर अजैविक घटकों को भी मिला देते हो तो इस प्रकार तंत्र बनता है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की जीव की, सबसे पहले हमने बात की जीव की है पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई सबसे छोटी इकाई कौन है? जीव। एक ही प्रकार के जीव आपस में प्रजनन कर बच्चे पैदा करें तो वो जाति है। एक ही प्रकार के जीव एक इकट्ठे हो जाए तो वो जनसंख्या है, और बहुत सारी जनसंख्या अगर इकट्ठी हो जाए तो समुदाय है। और अगर बहुत सारी जनसंख्या हो यानी जीवों के अंदर अगर मैं मिला दूं अजैविक घटकों को, वो तुम्हारा बन जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। याद रखिएगा, वो तुम्हारा बन जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रकार हमने एक एक बात को पढ़ना है कि क्या क्या कहानियां होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पारिस्थितिकी क्या होती है। अब आपका टॉपिक शुरू होता है पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र। छोटी छोटी बातें पढ़ी होगी। अब मैं लिख रहा हूं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। तो बात कर रहे हैं पर्यावरण पर, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण पर। इकोलॉजी क्या? ध्यान सुनिए, इकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। इको का मतलब होता है किसी की आवास में, इको का मतलब होता है आवास, और लॉजी शब्द बना है लोगों से। तो किसी भी जीव का उसके आवास में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई? इकोलॉजी कहलाता है। कोई जीव है, उसका तुमने उसी के आवास में अध्ययन करना है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? इकोलॉजी कर रहे हो कि वो जीव जो है वो अन्य जीवों से कैसे प्रभावित होता है, वो जीव अजैविक घटकों से कैसे प्रभावित हो रहा है, इन दोनों को जो संबंधों का अध्ययन है किसी भी जीव के साथ, उसके जैविक और अजैविक घटकों के साथ संबंधों का जो अध्ययन होता है वो ही आपका कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे मैं मानव का अध्ययन करूं अन्य जीवों के साथ, मानव को अन्य जीव कैसे प्रभावित करते हैं, या मैं मानव का अध्ययन करूं उसके पर्यावरण के साथ, पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों आते हैं। तो किसी भी जीव का उसके जैविक और अजैविक घटकों के साथ जो संबंधों का अध्ययन होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यह है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बना है पाइकोस प्लस लोगोस। पाइकोस का मतलब होता है हाउस, घर, निवास, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात किसी जीव का उसके आवास में अध्ययन करना, उसके आवास में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये कहानी ध्यान रखिएगा। हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको, एक एक करके पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या होता है, फिर हम इकोसिस्टम पर बात करेंगे, फिर हम पारिस्थितिकी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटकों पर बात करेंगे, जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, हम बात करेंगे उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक जीव क्या होते हैं। हम पारिस्थितिकी के अंदर बात करेंगे ऊर्जा का प्रवाह कैसे किया जाता है। हम बात आगे बढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, खाद्य जाल पढ़ेंगे, होते क्या है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जीव क्या है, जाति क्या है, जनसंख्या क्या है। तो जीव क्या है? जिसमें वृद्धि होती है, जो गति कर सकता है, जो प्रजनन के द्वारा बच्चे पैदा कर सकता है, वो जीव है। एक ही प्रकार के जीव जिनमें नर और मादा होते हैं, आपस में प्रजनन हो और वो बच्चे पैदा करें तो वो जाति के हैं। एक ही प्रकार के जीव एक जगह इकट्ठे हो जाए, स्थान पर इकट्ठे हो जाए तो फिर जनसंख्या कहलाती है। और ऐसे बहुत सारी जनसंख्या इकट्ठी हो जाए तो समुदाय कहलाता है। और समुदाय में जीवों के साथ साथ अगर मैं अजैविक घटकों को भी मिला दूं तो वो तुम्हारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। हमने एक जीव का या एक जाति के जीवों का उसके वातावरण संबंधों का अध्ययन करना है, हमने इकोलॉजी करनी है। इकोलॉजी क्या होती है, कैसे होता है? दो शब्दों आइकोस और लोगोस से बना होता है, जिसका अध्ययन होता है किसी जीव का उसके आवास में अध्ययन करना। जैसे मैं अगर खिलरी वृक्ष का अध्ययन करूं उसके आवास में, मतलब रेगिस्तान में अगर खिलरी वृक्ष का अध्ययन करूं तो मैं क्या कर रहा हूं? इकोलॉजी कर रहा हूं। मैं आम के वृक्षों का अध्ययन कर रहा हूं तो मैं इकोलॉजी कर रहा हूं। मैं अगर बकरी पर अध्ययन कर रहा हूं तो मैं इकोलॉजी कर रहा हूं। एक जाति के जीवों का या एक पर्टिकुलर जीव पर अध्ययन कर रहा हूं तो मैं इकोलॉजी कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा कैसे होता है, इसकी ब्रांचेस क्या होती है, सब पर मैं चर्चा रहेगी, लेकिन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, थोड़ा बात समझ में नहीं आई होगी आज आप लोगों को, टिपिकल शब्द जीवन में पहली बार भी सुने होंगे तुम लोगों ने, तो हम इस पर कल और चर्चा करते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं कि कहानी क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।